गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकाश यादव एंड आज हम जो हमारा आज CBSE 10th क्लास का जो साइंस का पेपर हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो सेट 1 है उसके सॉल्यूशन करने वाले हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पूरे कंसेप्ट के साथ बताऊंगा कैसे इसमें क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है केमिस्ट्री का, सेक्शन बी का, उससे बात करें। तो पहला क्वेश्चन बोलता है द वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इस। अब हमें क्या बताना है, जब हमने क्या कह रहा है कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा गया है तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो रिलीज़ हुई है उसका वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो वॉल्यूम का रेशियो देखो कैसे निकालेंगे, पहले हमें क्या लिखने हैं, H2O जो हमारे पास H2O है उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन लिखते हैं। तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, H2 गैस प्लस O2 गैस। तो अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे, सबसे पहले तो बैलेंस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो बैलेंस क्या आएगा हमारे पास इस तरीके से 2 मोल्स और ये। तो अब देखो जब ये रिएक्शन को बैलेंस करके लिखा गया इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद, तो हमारे पास क्या पता लगा कि जो H2 गैस है उसके 2 मोल्स मिले हैं और O2 गैस के 1 मोल्स। तो जो रेशियो आएगा H2 और O2 गैस का, तो वो क्या आएगा हमारे पास 2:1। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि जब मान लो कि दो भी कब ऐसी सीरीज़ जिसमें जो एडजेसेंट जो हमारे पास नेक्स्ट वाला जो मेंबर है वो एक दूसरे से जो हमारा CH2 ये जो ग्रुप है इससे क्या हो, डिफ़र हो। मतलब CH2 ग्रुप का जो डिफरेंस आ रहा हो फर्स्ट मेंबर और उसके नेक्स्ट मेंबर के बीच में, और बोल सकते हैं कि 14 मास यूनिट का डिफरेंस हो। तो एक एक करके चेक करते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है CH4 है और सेकंड है उसके साथ में C4H10। तो एक तरह से 4 कार्बन ऐड हुआ है, तो 4 कार्बन के साथ हमारे पास हाइड्रोजन कितने ऐड होंगे, 8। ठीक है, तो 4 कार्बन है CH4 और अगर मानो CH2 है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है 4 कार्बन की एक हमारी सीरीज़ है वो क्या है CH2 ऐड करेगी। ठीक है, तो CH4 पहला। अब इसमें अगर हम 4 कार्बन लेके चलें तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो हमारे पास जो उसकी होमोलॉगिक सीरीज़ है वो चेक करना है। तो पहले देखते हैं CH4 एक एल्केन है और उसके बाद C4H10, ये भी किसका फॉर्मूला, हमारे एक एल्केन का फॉर्मूला, तो ये भी क्या है सेम बिलोंग करता है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है C2H6, ये भी क्या है एल्केन है, ये एल्केन नहीं है, हमारे पास क्या है एल्कीन है। और C3H8 ये भी क्या है एल्कीन है। तो ये दोनों होमोलॉगस सीरीज़ में आएगा। दोनों का डिफरेंस क्या है, वही 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं C3H8, ये भी हमारा क्या है एल्केन है और उससे नेक्स्ट जो दे रखा है C5H12, ये भी क्या है एक एल्केन का फॉर्मूला है। तो सेम होमोलॉगस सीरीज़ आ गई। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन हमारा इसमें पहला जो है C4H8 ये एक एल्कीन का फॉर्मूला है हमारे पास, और जो उसके नेक्स्ट दे रखा है C5H12 ये एक एल्केन का फॉर्मूला है। तो दोनों सीरीज़ क्या हो गई अलग, एक एल्केन और एक एल्कीन। तो ये सेम होमोलॉगस सीरीज़ में नहीं आएगी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जो हमारे पास एक तरह से एसिड के साथ भी बिहेव करे और बेस के साथ भी रिएक्शन करे। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, दोनों की तरह बिहेव करेगा, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों होगी। तो एक एक करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, मेटल है। मेटल मेनली क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग मेटल है तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आता है K2 पोटेशियम ऑक्साइड, ये भी क्या एक बेसिक ऑक्साइड है। और नेक्स्ट है CO2। अब CO2 में कार्बन नॉन मेटल, और नॉन मेटल की ऑक्साइड्स किस नेचर की होती है, हमारी एसिडिक नेचर की होती हैं। अब लास्ट जो बचा है Al2O3, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ रही है ये हमारी किस नेचर की होगी, एम्फोटेरिक। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई है। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या पूछता है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी हमारे पास एक टेबल दे रखी है, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो टेबल में क्या क्या गिवन है, जो एक सोल्ट है उसका वो सोल्ट किसके मदद से बना है, किस एसिड और बेस की रिएक्शन के साथ हमारा बना। और उसके बाद पूछा गया है कि नेचर बता रखा है सोल्ट का क्या होगा। तो जो NaCl है, NaCl जो हमारा बना है किसके मदद से बना है, एक HCl और NaOH। HCl क्या है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिड और NaOH ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनेगा, हमारे पास एक सोल्ट बनेगा जिसकी pH की आती है 7, जो कि कैसा होता है नेचर का न्यूट्रल। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, Na2CO3 एसिड क्या है इसके अंदर हमारे पास H2CO3 और बेस क्या यूज़ हुआ है NaOH। अब NaOH यूज़ जो NaOH थे वो तो क्या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और जो एसिड है वो कैसा है, वीक है। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो हमारे पास सोल्ट बनेगा वो सोल्ट में किसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलेगी, हमारे पास बेस की। तो ये क्या आएगा हमारे पास बेसिक नेचर का आएगा। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फिर थर्ड की बात करते हैं Na2SO4।
अब इसमें जो एसिड यूज़ हुआ वो क्या हुआ है, H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग है, और जो बेस यूज़ है वो भी क्या है, NaOH जो कि वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और इससे जो स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग आएगा तो हमारे पास जो सॉल्ट बनता है वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। तो न्यूट्रल बनेगा तो ये भी क्या होएगा, इनकरेक्ट होगा। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास CH3CONA, इसमें CH3COH क्या है, हमारा वीक एसिड है, और NaOH के आगे फिर से स्ट्रॉन्ग आ गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग प्लस वीक कैसा बनेगा, हमारे पास एक बेस सॉल्ट बनेगा, वो कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारे क्या आ जाएगा, डी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा था, एक तो हमारे पास देखो दो तरह के हाइड्रोकार्बन, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके अंदर कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन जब बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि क्या होते हैं, एल्कीन एंड एल्केन, उनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड होता है तो जो कि पाई बॉन्ड बोला जाता है, वो इजीली ब्रेक करके उसमें क्या रिएक्शन हो सकती है, एडिशन रिएक्शन। तो इसमें से हमें क्या देखना है कि हमारे पास कौन सा एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो एक तरह से क्या होगा, हमारा एल्कीन जो होगा वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, एल्कीन एंड एल्काइन दोनों शो करेंगे। तो ए ऑप्शन जो दे रखा है C4H8, ये क्या हमारी एल्कीन है, तो ये भी शो करेगा। बी ऑप्शन C2H2, ये क्या एल्काइन है, तो ये भी शो करेगा। अब सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, C3H8, जो कि एक हमारा एक एल्केन का फॉर्मूला है, तो ये एल्केन आ गया, तो एल्केन कभी भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। वहीं डी ऑप्शन की बात करते हैं तो फिर से हमारे पास क्या आ चुका है, ये एल्कीन आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 4 सॉल्यूशंस नेमली फ्रक्टोज, इथेनॉल, HCl and NaOH filled in 4 separate beakers are connected one by one in an electric circuit with a bulb. The solution in which the bulb will glow when current is passed are. अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन से सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले क्या दे रखा है, इथेनॉल एंड HCl, ठीक है। अब इथेनॉल क्या है, हमारा वीक, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये इतना इजीली आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं होता है, ठीक है। और साथ में क्या दे रखा है, HCl दे रखा है। उसके बाद फिर तो जब भी हमारे पास वीक डिसोशिएशन आएगा, मतलब एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डिसोशिएशन पावर है वो काफ़ी वीक होता है, तो ये आयंस के अंदर इतना इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो इसमें जो आयंस अगर हमारे पास नहीं आते तो चार्ज जनरेट नहीं होगा, चार्ज जनरेट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद आता है फ्रक्टोज एंड इथेनॉल, ये दोनों के दोनों फिर से क्या आ गया, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, वीक डिसोसिएशन, और एक तो डिसोशिएट होगा ही नहीं फ्रक्टोज, और इथेनॉल काफ़ी वीक डिसोसिएशन शो करेगा, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद फ्रक्टोज एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फ्रक्टोज फिर से क्या आ गया हमारे पास, एक मतलब जो बिल्कुल जीरो डिसोसिएशन देता है, क्योंकि क्या नाम है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन एक कैसा है, बिल्कुल वीक है, एक भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, HCl एंड NaOH, जो कि दोनों के दोनों क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शो करेंगे, तो दोनों के दोनों ईजिली H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट होंगे। और जब भी आयंस का चार्ज जनरेट होगा, आयंस जनरेट होंगे तो चार्ज जनरेट होगा, चार्ज जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करेंगे और बल्ब हमारा ग्लो करेगा। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन आना चाहिए डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23, विच गैस इज इवोल्ड व्हेन मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट HNO3। भाई मैग्नीशियम है, एक हमारे पास एक रिएक्टिव मेटल है, और साथ में क्या दे रखा है, HNO3। HNO3 क्या एक एसिड है, तो जब भी मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, एक उसका ऑक्साइड प्लस में H2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब ऑक्साइड की जगह जो भी एक तरह से सोल्ट भी बोल सकते हैं, एसिड मेन क्या हमारे पास मेटल है, मेटल प्लस एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, उसका सोल्ट प्लस में हमारे पास जो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो जैसे कि रिएक्शन की बात करें तो क्या आएगा, Mg प्लस HNO3 गिव्स MgNO3 ट्वाइस प्लस H2 गैस। अब इसको जब हम बैलेंस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 2 मोल्स किसके, HNO3 के, तो इस पर क्या आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, MgNO3, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, C आएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है अब हमारे पास 24। अब इसमें क्या पूछ रहा है, असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन देखो सिंपल से है, हमें अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ईजिली हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, असर्शन में क्या बोलता है, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब क्विक लाइम है, क्विक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, इसकी रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। तो क्या फॉर्म होता है हमारे पास, स्लेक्ट लाइम फॉर्म होता है, CaOH ट्वाइस, ठीक है।
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो ये फॉर्म होगा तो इस रिएक्शन, ये हमारी कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब हीट जो होगी वो रिलीज होगी। तो वो जो असर्शन है वो क्या बोल रहा है, करेक्ट है, वो असर्शन हमारी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। रीजन में क्या बोल रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवोल्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम एंड वाटर। भाई लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जब रिलीज होगी तभी तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्सोथर्मिक। अगर वो एब्जॉर्ब करता तो क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो एक तरह से जो असर्शन है उसका जो रीज़न दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, पहले बात तो क्या थी, इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, फिर कुछ मान लो ऐसे इस कंपाउंड जो कि हमें हेल्प करता है टू डिटेक्ट द एसिड और बेस। एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम पता करते हैं भाई जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। अब इंडिकेटर की भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो उनमें से जैसे कि एसिड बेस इंडिकेटर हो गया, ठीक है, दूसरे हो गए। अब एक होता है ओलोफैक्ट्री इंडिकेटर। वो ओलोफैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि भाई ओलोफैक्ट्री इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि एसिड और बेस को सेपरेट करके बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मेल। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के मान लेते कोई भी हमारे पास एक कंपाउंड है, एसिड है या कोई भी हम सब्सटेंस लेते हैं, उसकी अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो उसके अंदर क्या आती है, स्मेल आती है। और जैसे उसको बेसिक मीडियम के अंदर लेके गए तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो एक तरह से मान लो अगर एसिडिक कंपाउंड उसको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में इंक्लूड कराया गया तो उसमें जाते हैं, अगर उसका एसिडिक होगा तो उसकी स्मेल जो है वो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन अगर वो बेस हुआ तो उसके अंदर से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडिकेट कर सकते, बता सकते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर यही होता है कि द कंपाउंड द इंडिकेटर विच विल हेल्प टू फाइंड द एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मेल चेंज। स्मेल में चेंज होता है या नहीं होता, उसके बेसिस हम बता सकते हैं कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होगा। सेकंड है इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं Na2SO4 डॉट 10H2O, ये हमारे पास कंपाउंड है सोडियम सल्फेट का हाइड्रेटेड। तो इसके अंदर देखो एक सोडियम सल्फेट जो होता है हमारे क्रिस्टलिक फॉर्म होता है, आयनिक कंपाउंड है, क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। लेकिन इसके साथ में देखो क्या मोल 10 मोल्स ऑफ H2O ऐड हुए, मतलब एक तरह से जो वाटर के मोलिक्यूल है 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर वो इस केमिकल फॉर्मूले के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये एक तरह से हमारा जो सोल्ट है कौन सा हो जाता है, हाइड्रेटेड सोल्ट। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसी को बोलते हैं व्हेन द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद द केमिकली स्ट्रक्चर ऑफ द सोल्ट। जो हमारे केमिकल स्ट्रक्चर है किसका, सोल्ट का, उसके साथ जो वाटर के मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म में कर देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो जो भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उसके साथ जो वाटर के मोलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद जो एक हाइड्रेटेड सोल्ट बनता है, तो जो नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स कंबाइन हुए उसी को क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखो हम पहला रिएक्शन दे रखा है, लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो क्या आएगा। अब लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, जब इसको हीट करेंगे तो क्या क्या मिलता है हमारे पास, एक तो क्या मिलेगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, तो PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो ये रिएक्शन जो है देखो हीटिंग करिए तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन हमारे पास, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर आएगी तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास एक कंपाउंड है वो क्या कर देगा, जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है वो क्या करेगा, जब भी हीट की प्रेजेंस में उसको क्या करते हैं हम, जब भी उसको बर्न करा जाएगा तो वो डिसोशिएट हो जाता है अपने इंडिविजुअल जो भी अलग अलग कंपाउंड्स में है। तो एक कंपाउंड से डिफरेंट हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिलेंगे, उसको क्या बोला जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब इसको जब बैलेंस करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 PbNO3 ट्वाइस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास PbNO3 ट्वाइस के क्या बन रहा है, PbO लेड ऑक्साइड एंड NO2 प्लस O2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आयरन सल्फेट को जब हीट करा जाएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो आयरन सल्फेट क्या होता है, FeSO4। इसको जब हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगी, रिएक्शन में जब हीट करा जाता है तो क्या मिलता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। जब भी हम आयरन सल्फेट को जब हीट करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या मिलेगा, एक फेरिक ऑक्साइड मिलेगा जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसके अंदर +3,
और इधर जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हमारे पास +2। ठीक है, तो जब भी आयरन सल्फेट को जब हीट करा जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है, फेरिक ऑक्साइड में, और हमारे पास SO2 एंड SO3 ये 2 हमारी गैसेज निकल के आती हैं। ठीक है, तो 2 तरह की गैस होंगी जो कि एक पंजेंट स्मेल के साथ रिलीज़ होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या दे रखा है लास्ट में, कि अगर हम सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, तो भाई सनलाइट में भी क्या होता है, एक तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl, जब इसको डिकम्पोज करा गया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट में क्या होता है Hµ। ठीक है, तो क्या बनेगा, इंडिविजुअल हमारे पास Ag प्लस क्लोरीन डिसोशिएट हो जाएगा, क्लोरीन किस फॉर्म में मिलता है, Cl2 फॉर्म में। ठीक है, तो इसको अब हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके आगे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बैलेंस करके लिख देंगे, और ऊपर भी अगर हमें बैलेंस करनी रिएक्शन तो आगे क्या लग जाएगा 2, और इस तरीके से बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा। तो तीनों के तीनों जब लेड नाइट्रेट को हीट करा गया तो हमारे पास क्या बना, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 एंड O2। फेरस सल्फेट को जब हीट करा गया तो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 एंड SO3 गैस। और सिल्वर क्लोराइड को जब हाइट की मतलब लाइट की प्रेजेंस में उसमें रखा गया तो क्या मिलेगा हमारे पास, सिल्वर एंड Cl2 गैस। ठीक है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट। अब देखो क्या पूछ रहा है, पहले तो गिव द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें पता भाई क्या केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट का इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, देखो यहाँ पे लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट ½ H2O। इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि इसका कॉमन नेम, और इसका जो ओरिजिनल नेम है, जो केमिकल नेम है वो क्या होता है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारे पास, कि इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन क्या होगी, कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन रिएक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किससे प्रिपेयर करते हैं इसको, हम प्रिपेयर करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। इसको जब हम हीट करेंगे तो CaSO4 डॉट 2H2O, जब इसको हीट करेंगे हम, ठीक है, तो हीट करने के बाद ये क्या होगा हमारे पास, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaSO4 डॉट ½ H2O एंड 3/2 मोल्स ऑफ H2 क्या हो जाएंगे, इसमें से रिलीज़ हो जाएंगे, वो अलग से डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन आई है ये क्या है हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन हो जाएगी। और लास्ट में क्या पूछ रहे हैं, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ इट। अब यूजेस में हम क्या होता है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यूज़ में किसमें सबसे कॉमन यूज़ तो क्या होता है, जब भी जैसे कोई खेलते हुए किसी के हाथ वगैरह जैसे लग जाता है उसमें फ्रैक्चर आ जाता है, तो फ्रैक्चर के अंदर जो प्लास्टर यूज़ करा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसमें यूज़ होगा। दूसरा हम किस में यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन वगैरह में भी यूज़ करा जाता है, मोल्ड्स वगैरह में वॉल के ऊपर लगाने के लिए, इन सब में क्या यूज़ करा जाता है, इनको यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का जो और में दे रखा है B पार्ट। अब इसमें क्या पूछता है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। अब एंट स्टिंग के अंदर जो एसिड है वो कौन सा होता है भाई, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HCOOH। फॉर्मिक एसिड इसका क्या होगा, कॉमन नेम। और अगर केमिकल नेम की बात करी जाए तो क्या नाम आ जाएगा, मिथेनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन है और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या नाम आएगा, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि गिव रीजन व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडिड टू वाटर। भाई देखो इसका रीज़न क्या होता है कि अगर हमारे पास एक एसिड है, तो एसिड में भी कौन सा है, जैसे कि मान लो HCl है। अब HCl, एक बीकर में HCl और एक बीकर में हम वाटर लेके चलते हैं, तो अगर हम जो रिकमेंड करा जाता है वो क्या करा जाता है कि HCl को ड्रॉप वाइज हम वाटर में ऐड करेंगे। क्योंकि देखो जब भी एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट रिलीज होती है। तो अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर एक क्या है, अनरिएक्टिव कंपाउंड है, तो कम अमाउंट में एसिड जाएगा वाटर के साथ, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी वो काफ़ी लो होगी, जो कि हमारे लिए कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, ड्रॉप वाइज उसको एसिड को ऐड करते हैं वाटर में। लेकिन वहीं अगर हम इसका रिवर्स करके देखें क्या कि वाटर को अगर हम उस डाइल्यूट HCl जो हमारे पास बीकर है उसके अंदर अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एसिड की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, एक तरह से एसिड की अमाउंट ज़्यादा है, और वाटर जैसे ही उसमें जाएगा तो काफ़ी
मतलब लार्ज अमाउंट में रिएक्शन होगी और उसी काफ़ी हाई रिएक्टिव रिएक्शन होगी, और जब भी हाईली रिएक्टिव रिएक्शन होती है तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिलीज़ होगी, और इतनी अमाउंट जब हीट रिलीज़ होगी तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो हार्मफुल हो जाएगी। तो इसीलिए रिकमेंड करा जाता है कि एसिड को वाटर के अंदर ड्रॉप वाइज ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड के अंदर ऐड करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन एंटासिड। भाई बेकिंग सोडा क्या होता है हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हमारे पास। तो बेकिंग सोडा अब किससे बना है, एक तो एसिड है हमारे पास क्या H2CO3 और दूसरा क्या बेस NaOH। तो इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बना है, बेकिंग सोडा बना है। तो एक तरह से इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। और जो एंटासिड है वो क्या काम करते हैं, जो भी हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी वगैरह होती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ या फिर मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, एक सोल्ट जो बेसिक अमाउंट चाहिए होती है, जो थोड़ा लेस बेसिक हो, ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ना हो, जो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो थोड़ी कम हो। तो इस वजह से इसको यूज़ करा जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, एंटासिड। एंटासिड का काम यही होता है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, ठीक है। तो बेकिंग सोडा भी किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, इसलिए जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एल्कोहल फॉर्म से होमोलोगस सीरीज विद जनरल फॉर्मूला। भाई एल्कोहल दे रखा है, एल्कोहल का होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड इज एन एल्कोहलिक ड्रिंक। इट इज़ गुड सोलवेंट यूज इन मेडिसिन, कफ सिरप्स, टॉनिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इसके पास इसके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहला राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ फोर्थ मेंबर ऑफ एल्कोहल। भाई फोर्थ मेंबर मतलब कितने कार्बन मिलेंगे, 4 कार्बन मिलेंगे। तो इधर जो होमोलोगस सीरीज इसमें दे रखी है, इसमें अगर हम पुट करके देखें कार्बन के नंबर, तो कार्बन के हमारे पास जैसे कि मान लो n की वैल्यू 4 कर देंगे तो क्या आएगा, C4H9 और साथ में क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास C4H9OH। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 मेंबर का जो एल्कोहल है, क्योंकि देखो n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो C के आगे क्या आएगा 4, उसके बाद जो H के आगे क्या देगा 2n+1, n की वैल्यू 4 पुट करते हैं क्या आएगा 8+1 मतलब 9, और 9 के साथ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा क्या, C4H9OH। और इसका जो नेम होगा, अब कितने कार्बन आ रहे हैं हमारे पास पेरेंट चेन में, 4 कार्बन आ रहे हैं। 4 कार्बन की जो चेन मेन चेन होती है उसको क्या बोला जाता है, ब्यूटेन। लेकिन अब इसके साथ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया कौन सा, एल्कोहल, जिसके लिए क्या यूज़ करा जाता है, ओल। तो क्या नाम आ जाएगा, ब्यूटेनॉल। क्या नाम आएगा हमारे पास इसमें, ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो ब्यूटेनॉल इसका हम बोल सकते हैं, फिर ब्यूटेन 1 ऑल भी इसमें रिप्रेजेंट करा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है सेकंड कि व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद एल्कलाइन KMnO4 एंड राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। अब भाई देखो केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमें किसके, जब इथेनॉल की रिएक्शन कर रहे हैं KMnO4 के साथ। तो इथेनॉल क्या होगा हमारे पास, C2H5OH। इसकी रिएक्शन करी गई किसके साथ, KMnO4 के साथ। तो क्या होगा, अब देखो KMnO4 क्या होता है, हमारा एक रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करेगा, जो एल्कोहल है उसको डायरेक्टली ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो 2 कार्बन का जो एल्कोहल है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसके अंदर कर देगा, इसी 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या आएगा, CH3COOH और साथ में H2O बाहर चला जाएगा, उस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बोल सकते हैं, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एल्कोहल का जो इथेनॉल उसको ऑक्सीडेशन हो और ऑक्सीडाइज होकर कहाँ चला गया, ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको क्या बोला जाता है हमारे पास, इथेनोइक भी बोल सकते हैं, और जो इसका कॉमन नेम वो क्या है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी। तो इसको बैलेंस अगर करना चाहे तो बैलेंसिंग फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो आता है हमारे पास नेक्स्ट कि व्हाट हैपन्स, ये चलो हो गया। उसके बाद राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। तो केमिकल इक्वेशन लिख देंगे उसमें, तो उसमें वो आ जाएगा। फिर आगे पूछता है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, राइट द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। अब मान लो वो क्या बोल रहा है कि भाई इथेनॉल है हमारे पास, क्या प्रेजेंट है, इथेनॉल है, और इसकी रिएक्शन करी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि CH3COCH, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 मान के चलते हैं हम कि H पॉजिटिव रिलीज़ कर रहा है इसकी प्रेजेंस में। तो एसिड प्लस एल्कोहल, तो इससे हमें देखो उस टाइम हमने पढ़ा था जब इस टाइम चैप्टर में, तो क्या आता है कि एसिड प्लस एल्कोहल ये क्या फॉर्म करता है हमारे पास, एक एस्टर फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कि क्या एग्जांपल, C2H5OCOCH3, C2H5COCH3 ये आ गया हमारे पास एस्टर, साथ में क्या चला जाएगा बाहर, H2। और ये होती है कि हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है।
ठीक है। तो इसमें किसकी फॉर्मेशन हुई, एस्टर की, तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एस्टरिफिकेशन। अब इसको करने का देखो सिंपल सा मेथड बताता हूँ, CH3 CH2OH, साथ में क्या हमारे पास CH3COH, तो इसको इस तरीके से लिखो, यहाँ पे हमारे पास है OH C डबल बॉन्ड O CH3। अब जब भी इस तरीके की रिएक्शन होगी कि अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो उसमें से हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, H2O का रिमूव करना है। H2O का रिमूवल कैसे होगा, यहाँ से इसका OH और यहाँ से इसका H, इस तरीके से यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा। H2O रिमूव होगा तो ये जो कार्बन है डायरेक्टली अटैच हो जाएगा किसके साथ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन उसके साथ अटैच होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O और CH3, जो कि ये क्या आ गया हमारे पास, एस्टर आ गया। तो इस रिएक्शन क्या बोला जाता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी इसमें बोला जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद एक्सेस कंसंट्रेटेड एसिड एट 443 केल्विन, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ। अब हमें इसमें बताना भाई, अब क्या बोल रहा है कि जो इथेनॉल है CH3 CH2OH, इसकी जब हम रिएक्शन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कौन से टेम्परेचर, 443 केल्विन टेम्परेचर में। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्म होता है भाई, देखो कंसनट्रेटेड H2SO4 है जो कि क्या रिलीज़ करेगा, फिर से H पॉजिटिव आयन। ठीक है, और हाई टेम्परेचर है तो ये होती है कि हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो एलिमिनेशन रिएक्शन से हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एक एल्कीन हमारे पास फॉर्म हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एक तरह से क्या बोलते हैं, अल्कोहल था उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट सिंगल सिंगल, तो अल्कोहल से हमने क्या फॉर्म करा, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि क्या है, एल्कीन। ठीक है, तो ये हमारी एक एलिमिनेशन रिएक्शन है और इसमें अल्कोहल से हमने क्या फॉर्म कर दिया, एल्कीन विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि हमारा एसिड है और हाई टेम्परेचर में। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो रोल है कंसंट्रेटेड H2SO4 का, और साथ में क्या लिख सकते हैं कि H2O हमारे पास रिलीज हो गया। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का जो रोल है वो रोल क्या है कि भाई उसने क्या करा, एक तरह से जो हमारा कंपाउंड था अल्कोहल, इसमें से क्या रिमूव करा, एक तो OH ग्रुप यहाँ से और एक H ग्रुप यहाँ से, तो एक तरह से किसका रिमूवल करा, H2O का रिमूवल करा। तो H2O को जब भी कोई रिमूव करता है तो उसको क्या बोला जाता है, देखो H2O जब ऐड होता है तो क्या बोलता है, हाइड्रेशन, या फिर सीधी सी बात है भाई किसी भी पर्सन के अंदर वाटर की जब कमी होती है, डेफिशिएंसी, तो उसको क्या बोला, उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो गया। तो एक तरह से इसमें से भी हमने वाटर को क्या करा है, रिमूव करा है। तो जो रिमूव करेगा, डिहाइड्रेशन हुआ है तो जो रिमूव करेगा उसको क्या बोला जाएगा, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। तो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का यहाँ पे रोल हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 का आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पूछता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 29 कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें पहला बोलता है कि आयनिक कंपाउंड है जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो भाई सिंपल सी बात है, आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस। आयंस भी कैसे होते हैं, अपोजिटली चार्ज आयंस। तो भाई एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। जब भी एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रहेंगे तो इसमें हमें पता है क्या लगता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। तो इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी तो उनको ब्रेक करना क्या होगा, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा और ब्रेक करेंगे तो क्या करना, काफ़ी हाई अमाउंट में टेम्परेचर उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यही रीज़न होता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोल्डर। सोल्डर क्या है, एक एलॉय है जो कि किससे मिलके बना है, लेड और टिन से। तो भाई जब भी हमारे पास लेड और टिन के कॉम्बिनेशन से एक एलॉय बनता है जिसका नाम क्या बताया गया है, सोल्डर। तो एक और किस में यूज़ करा गया है, वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई रीज़न क्या होगा कि इसमें ऐसा क्यों हुआ। तो देखो जब भी सोल्डर हमारे पास फॉर्म हुआ किसकी मदद से, लेड एंड टिन से, तो एक सोल्डर हमारे पास एलॉय बना। तो जो सोल्डर बनता है एलॉय, तो एलॉय में क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो हो जाता है। तो अब सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट लो है किसके कंपेरिजन में, जो दूसरे वायर्स वगैरह उनके कंपेरिजन। तो इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, इसको मेल्ट करके जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं जो उनको आपस में कंडक्ट कर सकते हैं बिना उनको डैमेज करें। क्योंकि दो तीन वायर जब भी उनको आपस में हमारे पास क्या करना, कनेक्ट करना होगा, तो एक तरह से हम किसको यूज़ करते हैं, सोल्डर को, जो कि एलॉय है लेड एंड टिन का। और सोल्डर के अंदर क्या प्रॉपर्टी आ जाती है एलॉय की वजह से, एलॉय फॉर्मेशन की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो हो जाता है। तो ईजिली मेल्ट करके हम उसको इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर कनेक्ट करते हैं जो कि उनको विदाउट एनी डैमेज के। ठीक है, तो ये रीज़न होता है सोल्डर को एलॉय के फॉर्म में और वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ करने का।
फिर आता है कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। भाई देखो कार्बन रिड्यूस नहीं कर रहा है किसको, ऑक्साइड और सोडियम मैग्नीशियम। एक तरह से कार्बन डिस्प्लेस नहीं कर रहा है सोडियम मैग्नीशियम ऑक्साइड्स को, उसमें वो जो ऑक्साइड प्रेजेंट है सोडियम और मैग्नीशियम की, वहाँ से सोडियम और मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर रहा। तो सिंपल से रीज़न क्या है कि भाई सोडियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, काफ़ी हाईली रिएक्टिव कंपाउंड मेटल्स हैं, ठीक है। और कार्बन की रिएक्टिविटी क्या होती है, थोड़ी काफ़ी लो होती है इन कंपैरिजन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो जब ये हाईली रिएक्टिव होंगे तो इनकी जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ वो भी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। और दूसरा रीज़न अगर बताना चाहे तो सोडियम और जो मैग्नीशियम है वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें कार्बन से क्या आते हैं, अपर साइड आते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं। तो अगर ऊपर की तरफ आएंगे तो कार्बन ईजिली इनको एक तरह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो उनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, रिड्यूस नहीं कर पाएगा तो यही रीज़न होता है कि सोडियम मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड है उनको कार्बन इतना रिड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि कार्बन मैग्नीशियम और सोडियम की रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है और स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें जो कार्बन की रिएक्टिविटी वो काफ़ी लो होती है। फिर सेकंड आता है इसमें, सेकंड क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड एक्स विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स। भाई देखो अब एक क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम है हमारे पास, एक एल्यूमिनियम है उसकी रिएक्शन करवाई गई है मेटल एक्स के साथ, ठीक है। तो एक्स मेटल हमारे पास, तो उसकी रिएक्शन करते हैं, किस में यूज़ करा जाता है, जॉइन द ट्रैक्स, जो हमारे पास रेलवे ट्रैक्स हैं उनको जॉइन करने में यूज़ होती है। तो उनको जॉइन करने में यूज़ होती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछता है आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स। तो भाई देखो जब चैप्टर में पढ़ाया जाता था उस टाइम क्या बताया था कि एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन करते हैं किसके साथ, आयरन के साथ, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड के साथ बोलते, जो आयरन ऑक्साइड जो हमारे पास एक और होता है इसका आयरन ऑक्साइड, वो भी कैसा, फेरिक ऑक्साइड, इसमें Fe+3 वाला। तो फेरिक ऑक्साइड की जब रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम के साथ, तो जब उसमें रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन क्या बोला जाता है, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं कि जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है। वही हीट किस में यूज़ करी जाती है, टू मेल्ट द, जो रेलवे ट्रैक्स प्रेजेंट है उसको मेल्ट करने में क्या होती है, यूज़ होती है। और जिससे मेल्ट करने के बाद उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स। तो जो एक्स कंपाउंड है हमारे पास वो क्या है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन करी हमने किस साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या बनेगा हमारे पास, Fe+Al2O3। तो इसको जब बैलेंस करके लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Fe, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, और ऑक्सीजन इस तरीके से हमारे पास बैलेंस फॉर्म में आ जाएगी। तो 2 आयरन यहाँ पे हैं, 2 आयरन से यहाँ पे आ गए, 3 ऑक्सीजन 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम। तो इसी रिएक्शन क्या बोला जाता है, थर्माइट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या हमारे पास, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन है और इसमें क्या होती है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में हीट क्या होगी, रिलीज़ होगी। इतनी ज़्यादा अमाउंट जब हीट रिलीज़ होगी तो वो क्या करता है, जो रेलवे की जो ट्रैक्स है उसको क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है। और तो यही रीज़न होता है इसमें कि यूज़ करा जाता है। तो पहला कंपाउंड एक्स क्या हो गया हमारे पास, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। नेम द रिएक्शन, रिएक्शन का नाम क्या होगा, थर्माइट रिएक्शन। राइट द केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन कंपाउंड एक्स। तो ये भी हमने कंप्लीट करके बता दिया उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद इसी का और में बी पार्ट दे रखा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन अ मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फेट। सो क्यूप्रस सल्फाइड इज हीटेड। तो भाई जब ये दोनों का मिक्सचर जब हीट करा जाता है तो क्या फॉर्म होगा। तो भाई देखो सीधा सा लिखते हैं कि जब Cu2S Cu2O प्लस Cu2S जब इनको हीट क्या हीट करा गया तो ये क्या बनाते हैं हमारे पास, कॉपर प्लस में SO2 गैस। क्या फॉर्म कर देंगे, कॉपर प्लस में SO2 गैस। तो इसको जब बैलेंस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो देखो केमिकल बैलेंस करके लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, तो Cu2S प्लस Cu2O क्या फॉर्म करेगा, कॉपर प्लस में SO2। तब इसको जब बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास टोटल कॉपर कितने हैं, 4, ठीक है। और सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2 है। तब ऑक्सीजन 2 आएगा तो इसको इस तरीके से अगर लिखना चाहें तो बैलेंस में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 4 की जगह, क्योंकि देखो 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 कॉपर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, या फिर 2 सल्फाइड। एक मिनट, इसको देखो इस तरीके से करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, 6 कॉपर हो गया, SO2 हो गया, और इस तरीके से देखो अब कितने कॉपर हमारे पास, टोटल 6 कॉपर हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 2, और सल्फर क्या आ गया, ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई है फर्स्ट रिएक्शन की। फिर उसके बाद सेकंड में क्या बोलता है हमारे पास कि जिंक सल्फाइड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब जिंक सल्फाइड को जब हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिंक सल्फाइड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
जब इसको हीट करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन कंपाउंड क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस में SO2। तो इसको फिर से जब बैलेंस करके लिखना चाहेंगे तो हमारे पास देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे क्या 1 है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 जिंक आ गए तो 2 जिंक यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 2 जिंक यहाँ पे आ गए और 2 सल्फर है तो 2 सल्फर हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो अब टोटल ऑक्सीजन हमारे पास कितने आ गए, 6। तो 6 के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, 3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भी केमिकल बैलेंस इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग कमेंट, द वायर्स कैरिंग करंट इन होम्स हैव ए कोटिंग ऑफ PVC। भाई देखो PVC की अगर जो वायरिंग कोटिंग करी जाती है किसके अंदर, वायर्स के अंदर, तो वो क्यों करा जाता है। देखो PVC क्या पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, ये क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब भी वायर में अगर डायरेक्टली क्या होगा, किसी भी हम इंसुलेटर से उसको कोटिंग नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, जब भी अगर हम उसको टच करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और वो क्या कर देगा, करंट लगेगा, तो उससे हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं। तो इसलिए PVC क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस वजह से उसमें क्या करते हैं, उसको कोटिंग करेंगे तो उसको हम ईजिली टच कर सकते हैं और इस वजह से हमारे पास कोई भी हार्म नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोलता है टू मेक हॉट वाटर टैंक्स कॉपर इज़ यूज्ड एंड नॉट स्टील। भाई देखो हॉट वाटर टैंक्स को अगर बनाने के लिए हमें कॉपर यूज़ करते हैं, स्टील क्यों नहीं करते। तो मेन रीज़न क्या है, कॉपर क्या है, एक बेटर है किसका, कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एज़ कम्पेयर टू स्टील। तो कॉपर की एक बढ़िया कंडक्टर हमारे पास किसका, हीट का, एज़ कम्पेयर टू स्टील। तो ईजिली क्या कर देगा, वाटर क्या कर सकते हैं, हम हीट कर सकते हैं उसको। दूसरा रीज़न क्या होता है कि कॉपर क्या होता है, काफ़ी लेस रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू स्टील। वो क्या बोलते हैं, एक तरह से एंटी रेजिस्टेंट है किसके खिलाफ में, रस्ट के खिलाफ। तो कॉपर में रस्टिंग क्या होती है, काफ़ी स्लो होती है वाटर की प्रेजेंस में। वाटर जैसे कि हॉट वाटर भी हो सकता है, कोल्ड वाटर भी। तो कॉपर की जो रस्टिंग होगी वो काफ़ी स्लो होगी, लेकिन स्टील की रस्टिंग क्या होगी, कॉपर के कंपैरिजन में थोड़ी फास्ट होती है। तो यही रीज़न है कि हॉट वाटर टैंक्स में कॉपर यूज़ करा जाता है इन प्लेस ऑफ स्टील। कॉपर का पहला जो रीज़न आएगा वो क्या आएगा, कॉपर क्या है, बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है देन कंपेयर टू स्टील। और सेकेंड रीज़न क्या आएगा कि इसके अंदर रस्ट भी क्या होगा, काफ़ी स्लो प्रोसेस, काफ़ी लो होगा एज़ कम्पेयर टू स्टील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं शो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड CaO विद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना हमें किसका, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड में हमें पता है कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, 2, 8, 8 और 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैल्शियम के 2 हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास, 2, 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। तो जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम किसके, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा, देखो वो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी क्या आएगी, कैल्शियम प्लस 2 वैलेंसी आएगी। ऐसे ऑक्सीजन की भी वैलेंसी क्या आएगी, O2 माइनस 2 वैलेंसी आएगी। तो जब इसको करेंगे तो कैल्शियम, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास और साथ में क्या है O2। ऑक्सीजन इसके पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैलेंस शेल में। तो दोनों एक तरह से भाई अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। और एक आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा, बाय डोनेशन ऑफ, एक तो जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बाय लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा। लूज करते ही इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 288, जो कि एक हमारे पास क्या आ जाएगा, नोबल गैस इक्वेशन आ जाएगी। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कंप्लीट कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करते ही किसमें आ जाएगा हमारे पास ये। तो इसमें देखो क्या लिखा जाएगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ट्रांसफ़र होंगे और ट्रांसफ़र होते ही क्या बन जाएगा हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। और इसी तरीके से हमारे पास जो एक एग्ज़ाम था, हमारा पूरा पेपर था, ये पूरा हमने सॉल्व कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।